हेलो। गुड इवनिंग। बहुत सारे बच्चे स्पेशली राजस्थान पुलिस वाले जिनका भी एग्जाम होना है, तो कईयों की कंटिन्यू डिमांड आ रही थी कि मैम इंडिया जीके करवाओ। तो देखो आपके पास अभी का बहुत कम टाइम है। तो उसी बिल्कुल उसी टाइम लिमिटेशन को देखते हुए अपन बिल्कुल 6 से 7 क्लास में अपन इंडिया जीके कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें इंडिया हिस्ट्री के ओबियसली तीनों पार्ट, एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ऐसे ही इंडिया पॉलिटी, इंडिया ज्योग्राफी, तीनों बिल्कुल शॉर्ट स्वीट एंड एग्जाम ओरिएंटेड मेथड से अपन मैक्स 6 से 7 क्लास में करके मतलब पूरा लगभग 30 से 35 पेज का कंटेंट आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। हो सकता है आपने पहले भी कहीं से कोई कोचिंग कर ली हो, कुछ पढ़ लिया हो, लेकिन ये वाला कंटेंट आपके लास्ट टाइम पे बिल्कुल रिवीजन में हेल्पफुल होगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब जस्ट 6 से 7 क्लास में करवा रही हूँ या 30 से 35 पेज में करवा रही हूँ तो कोई फैक्ट छूटने वाला है। मेरी तरफ से बिल्कुल 90% जो मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ मतलब क्लास में। तो बिल्कुल आप लास्ट टाइम पे बिल्कुल ट्रस्ट करके अपनी पढ़ाई को मतलब बिल्कुल जो लास्ट टच बोलते हैं ना या सम अप, उसको कर सकते हो, बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। बिल्कुल एक एक फैक्ट ऐसे नहीं है कि कहीं से जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया हो। बिल्कुल वो ही फैक्ट डाले हैं जो मैं पढ़ती हूँ या मेरे को याद है, और वो मतलब यही सोच के डाला है कि मैं भी तो इतने सारे एग्जाम क्लियर किए इतना पढ़ के। तो आप विश्वास रखो, आपका भी मतलब पॉजिटिव ही होगा रिजल्ट। अगर आप इसको भी मतलब अभी जस्ट 30 से 35 पेज होंगे तो आप बिल्कुल 3 से 4 बार आप रिवाइज कर सकते हो। इतना सा मैटर को आप 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। तो अपन आज मतलब फर्स्ट क्लास में अपन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया हिस्ट्री। तो देखो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, ओबियसली बिल्कुल एंसेंट से चल रहे हैं। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे जस्ट ऐसे बिल्कुल जो बोलते हैं ना संशय, संशय में नहीं रहना। आपको जो प्रोवाइड कर रही हूँ वो एक बार पढ़ के देखो, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में ओबियसली अपने को पता ही है कांस्य युगीन थी, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा घाटी, हड़प्पा भी बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा इसका प्रथम उत्खनित और सबसे मेजर जो स्थान है ना, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा, इसलिए उसी को हड़प्पा बोलते हैं। ठीक है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल देख लेना बिल्कुल। कालीबंगा पीलीबंगा अपने को पता ही है राजस्थान में है। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लें क्या। हम्म। कालीबंगा पीलीबंगा अपने को पता ही है राजस्थान में है। आलमगीर, आलमगीरपुर, ऐसे देख लेना बिल्कुल। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हो गया। रोजदी, रंगपुर रोजदी लोथल गुजरात में हो गया। लोथल भोगा नदी के तट पर। बिल्कुल मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट इंक्लूड किए हैं। ठीक है। तो बिल्कुल एक भी ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को जैसे लगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता, वो काट दिया है बिल्कुल। 3 4 बिल्कुल 4 5 दिन लगे हैं बिल्कुल हिस्ट्री को बनाने में ही। तो ठीक है। लोथल भोगा नदी के तट पर, और जहाजों का गोदीबाड़ा मतलब पोर्ट बोलते हैं ना, बंदरगाह। ठीक है। तो लोथल हो गया। ठीक है। रोपड़ पंजाब हो गया। राखी गढ़ी बनावाली हरियाणा। देमाबाद महाराष्ट्र में है जहाँ से रथ की आकृति मिली है। ठीक है। धोलावीरा गुजरात में है, मतलब एकमात्र। ओबियसली अपन ने पढ़ा है ना ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर है वो दो भागों में बटे हुए थे। एक ऊपरी हिस्सा दुर्ग जिसको बोलते थे, एक जिसमें मतलब निचला हिस्सा जहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। लेकिन धोलावीरा एकमात्र जहाँ जो 3 भागों में विभाजित एकमात्र नगर। ठीक है। खेल स्टेडियम के साक्ष्य, और 2021 में ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया इसको। और सूरकोटड़ा कच्छ गुजरात में है ही जहाँ से घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य। कुनाल हरियाणा चांदी के 2 मुकुट। ठीक है। ये साक्ष्य मिले हैं इस वाले, है ना। तो अब देखो ये बिल्कुल जो अपन बचपन से पढ़ रहे थे, मन तो नहीं था बट बचपन से पढ़ ही रहे थे, सबको याद ही इसलिए डाल दिया। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, है ना। हाँ, मोहनजोदड़ो से अपन पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते ही है। वो जो एक विशेष तालाब मिला है ना बड़ा सा, जिसमें बिटुमिन्स का लेप है, आगे पीछे जो 3 तरफ बरामदे हैं उनके पीछे रूम है। उतना ज्यादा नहीं देखना, बस थोड़ा सा के दिमाग में रहे इसलिए लिख दिया है। मोहनजोदड़ो विशेष तालाब मतलब महान स्नानागार, स्नानागार, है ना। कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिखा कालीबंगा के बारे में। अपन राजस्थान में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कालीबंगा को, तो ठीक है। अग्निकुंड प्राप्त हुए ही है, पता है। ठीक है। अब देखो आगे, थोड़ी स्पीड से ही करेंगे अपन। ज़्यादा टाइम क्लास लेने का टाइम नहीं है अभी आपके पास। मैं क्लास इसलिए ले रही हूँ कि कुछ मैंने बिल्कुल जो करंट से अपडेट करके दिए, बिल्कुल आप देखना इसमें भी करंट को घुसाया है। ठीक है। तो देखो
वो आपको समझा सकूं या कहीं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है तो वो बता सकूं, इसलिए जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ। आप पढ़ लेना, मतलब हिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ाने लायक होता नहीं है, ओबियसली आपको याद करना ही पड़ता है। और ओबियसली 35 से 40 पेज होंगे पूरी जीके के, तो आप आराम से 2-3 बार कर लोगे तो 100% याद रह जाएंगे। ठीक है, देखो वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, हाँ ये बिल्कुल देख लेना वैदिक साहित्य में क्या क्या इंक्लूड है। ऑप्शन में वो दे देंगे रामायण महाभारत पुराण, तो वो नहीं होते। वैदिक साहित्य का मतलब ये होते हैं 4, जिसमें वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, आरण्यक उपनिषद सब देख लेते हैं अपन अभी। ठीक है, वैदिक साहित्य सबसे पहले वेद में जैसे ऋग्वेद देखा, ऋग्वेद मतलब वही सबसे प्राचीन ग्रंथ। ठीक है, ऋग्वेद ये भी देख लेना, 7वें मंडल में है। वो दशराज युद्ध की जानकारी मिलती है जो रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। ठीक है, हाँ ये बिल्कुल देख लेना। जो ऋग्वेदी कालीन नदियों के प्राचीन और वर्तमान नाम आप एक बार पढ़ोगे तो ही दिमाग में रह जाएगा, बहुत सारी तो ऐसे याद हो जाती है। देखो जैसे विपाशा, व्यास, त्रुदि, सतलज, ऐसे है ना, बिल्कुल याद रह जाएगी ये भी लाइन फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इस काल में घोड़ों और गायों का बहुत महत्व था, तो नदियों की तुलना किससे होती थी? ओबियसली जिसका महत्व है उसी से होती है, तो घोड़ों और गायों से होती थी। ठीक है, हाँ ये देख लो। हाँ ये टेबल बिल्कुल देख लेना प्लीज। वेद, जैसे वेद जैसे इनके मतलब उपवेद, उपवेद जैसे या ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे ऋग्वेद की बात करें तो ये त्रिकोशित की, फिर आगे यजुर्वेद की बात करें तो उसमें शतपथ, तैत्तिरीय, ऐसे सामवेद की पंचवीस, षड्वीस, जेमनीय, ऐसे ही मतलब इसमें गोपथ है ना। तो बिल्कुल ये ब्राह्मण ग्रंथ इनके याद रख लेना, पूछ सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऋग्वेद जैसे बिल्कुल ये बिल्कुल मतलब वैसा कुछ भी वो नहीं है फालतू का फैक्ट। मतलब ऋग्वेद 10 मंडल और 1028 सूक्त है इसमें। ठीक है, ऐसे ही यजुर्वेद मतलब हवन करने की विधि है, तो इसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया ये, है ना। और इसको मतलब उपवेद कैसे याद रखेंगे? देखो वो पहले मतलब कोई हवन करते थे ना ब्राह्मण, तो कोई मतलब ऐसे याद रख सकते हो कि कोई मतलब उनकी रक्षा करने के लिए वहां पे धनुर मतलब धनुष लेके खड़ा होता होगा, तो देखो इसका उपवेद धनुर्वेद, मैंने तो ऐसे याद किया था। देखो तो जो जैसे मैं याद करती हूँ वैसे आपको बता रही हूँ, तो है ना। सामवेद, सामवेद, समवेद नहीं है, सामवेद, सामवेद में मतलब संगीत प्रधान है, तो देखो इसका ये है ना पुरोहित, उसको उद्गाता ही बोला है, उद्गाता, ये सही कर देंगे, उद्गाता मतलब गाने वाला। ठीक है ना, उद्गाता। और इसके ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, बिल्कुल गंधर्व वेद, मतलब कोई गंधर्व है वो गा रहा है, उद्गाता। ठीक है, गंधर्व वेद। ऐसे ही अर्थर्व वेद, अर्थर्व वेद में क्या है? देखो जादू टोना तंत्र मंत्र रोग निवारण औषधि प्रयोग, बिल्कुल पूछ लेते हैं औषधि प्रयोग का उल्लेख, तो अर्थर्व वेद में है ना। और इसका उपवेद हो गया शिल्प वेद। ठीक है, फैक्ट है बिल्कुल। ये पुरोहित वगैरह जो एग्जाम में पूछने लायक हैं वो बिल्कुल सारे इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो देखो आगे, हाँ ये देख लेना वेद त्रयी, वेद त्रयी किनको बोला है? जो स्टार्टिंग के 3 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वो तीनों वेद त्रयी हैं। इन्हीं को मतलब तीनों को वेद त्रयी बोलते हैं। अब देखो उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ ओबियसली अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, गुरु के समीप बैठना। इनकी संख्या कितनी है? 108 ग्रंथों में। वही बिल्कुल थ्योरी है, जहाँ पे जस्ट सीधी थ्योरी है, मैं बोल दूंगी थ्योरी है, आप पढ़ लेना, जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना। कुछ भी मतलब समझाने का है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है या मैंने खुद के मन से इंक्लूड किया है तो वो आपको बता दूंगी बिल्कुल। ठीक है, थ्योरी तो आप पढ़ ही लोगे। हाँ ये देखो सबसे बड़ा उपनिषद वृहदारण्यक उपनिषद, नाम से ही पता चल रहा है, वृहद है ना, वृहदारण्यक उपनिषद है। ये देखो तमसोमा ज्योतिर्गमय का उल्लेख कहाँ है? इसी में है। मतलब तमसोमा ज्योतिर्गमय अपने बिल्कुल बुक्स वगैरह पे लिखा आता है ना, शिक्षा से रिलेटेड है, मतलब अंधेरे से उजाले की ओर, मतलब ये होता है ना इसका। तो तमसोमा ज्योतिर्गमय का वृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द का मंडूकोपनिषद में है। चारों आश्रमों का जबालोपनिषद में है। ठीक है, ऐसे वेदों को सरलता से समझाने के लिए वेदांग की रचना हुई है। वेदांग आपको पता ही है 6 प्रकार के हैं, ये देख लेना 6 है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, ये षड दर्शन, षड दर्शन है ना,
बिल्कुल षड दर्शन में भी मतलब इम्पोर्टेंट है। जो RS 2023 हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है ये। षड दर्शन के नाम पूछे थे, कोई भी 4 षड दर्शन के नाम तो आते रहते हैं बिल्कुल, है ना। तो ये भी देख लेना षड दर्शन और उनके प्रवर्तक, है ना। जैसे कि षड दर्शन पूर्व मीमांसा, जैमिनी, उत्तर मीमांसा, बदरायण, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। ये कपिल मुनि कौन है? ये कपिल मुनि वही है जिनका अपने बीकानेर कोलायत से संबंधित है ना, वहां पे मेला लगता है, तो वही है ये कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। योग दर्शन तो सबको पता ही है, पतंजलि। ऐसे न्याय दर्शन और वैशेषिक गौतम ऋषि और कणाद। ठीक है। तो अब देख लो जैन धर्म। जैन धर्म अपने पता ही है 24 तीर्थंकर हुए हैं, है ना। तो प्रथम कौन थे? बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो लिखे हैं। तो ऋषभनाथ 23वें, पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे ही, है ना। तो देखो एक ये देख लो, बिल्कुल बिल्कुल अभी करंट में रहा है, पीछे बहुत न्यूज में रहा था। 23वें तीर्थंकर थे ना पार्श्वनाथ, वो संवेद पर्वत झारखंड पर कैवल्य की प्राप्ति भी थी। अब ये पीछे इतना न्यूज में क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ने मतलब घोषणा करी थी कि संवेद पर्वत जो झारखंड है उसको मतलब पर्यटन स्थल घोषित किया जाएगा। तो जो जैन समाज है उसने बहुत मतलब इसका विरोध किया था कि इससे उनकी पवित्रता, जो उनका स्थल है उसकी पवित्रता भंग हो सकती है। तो इसलिए करंट में था बिल्कुल संवेद पर्वत झारखंड ने। तो बिल्कुल ऐसे आपको बिल्कुल अपडेट करके दिया है। जो चीज़ें करंट में होती है ना वो एग्जामिनर मतलब ऐसे जल्दी, वो इसलिए उसके दिमाग में तो होती हैं, तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ से क्वेश्चन आए। ठीक है। तो महावीर स्वामी के बारे में अपन देख लेते हैं थोड़ा। बिल्कुल बचपन से ही पढ़ते रहे हैं महावीर स्वामी, कोई मतलब समझने की चीज नहीं है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो ना। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? वैशाख शुक्ल त्रयोदशी। मतलब एग्जाम में ओबियसली हिस्ट्री में कोई क्या पढ़ाता है, बोलता रहता है सामने बैठे वाले बिल्कुल मतलब तैयार करते रहते हैं, या वो बीच में कोई कोई स्टोरी जोड़ देता है। यहाँ पे अपन बिल्कुल वही फटाफट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट आपको देख मतलब जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ, एक बार आप रीड आउट कर लोगे पूरा 100% हो जाएगा। और क्या चाहिए एग्जाम से जस्ट पहले, है ना। तो देखो ऋजुपालिका नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल त्रयोदशी महावीर जयंती मनाते हैं ना। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को केवल्य, केवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान, है ना, प्राप्ति भी। और ये महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने प्राकृत भाषा में ही अपने उपदेश दिए हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में भी वही है। बौद्ध धर्म भी देख लो थोड़ा। संस्थापक बिल्कुल सिद्धार्थ, बाद में गौतम, है ना। जन्म वगैरह देख लेना। प्रमुख घटनाएं बिल्कुल देख लेना। महाविनिष्क्रमण किससे रिलेटेड है? ज्ञान मतलब ग्रह त्याग से रिलेटेड है। ठीक है। ऐसे ही वही इनको मतलब वही पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर, यहाँ पे वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं ना, बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है। उसके दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। अब धर्मचक्र परिवर्तन, तो मतलब जो प्रथम उपदेश दिया ना उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। वही शिक्षा प्राकृत भाषा में। ठीक है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण तो शरीर त्यागने की घटना है वो महापरिनिर्वाण। ठीक है। महापरिनिर्वाण ये भी देख लेना। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी। ठीक है। बिल्कुल एक एक इम्पोर्टेंट, कुछ सोचना नहीं है, बस आपको यही कर लेना। आप तो शाखाएं अपने को पता ही है, हीनयान महायान, इतना नहीं देखना दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और ये देखो बौद्ध संगीति देख लेना बिल्कुल। जैसे कि याद करने का तरीका क्या हुआ कि प्रथम जैसे 483 में हुई थी, तो दूसरी 383 में हुई, तीसरी मतलब जैसे 100 लगभग 100 साल का फर्क है। तीसरी फिर 251 में हुई और चौथी प्रथम प्रथम शताब्दी में, है ना। ऐसे इनके स्थान बिल्कुल याद रख लेना। ज्यादा ना रहे तो इतना तो ध्यान रख ही लेना। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है। हम्म। ठीक है। ये बिल्कुल इनके स्थान याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शासक अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये कनिष्क फिर से आएगा आगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। कनिष्क कनिष्क तो है ना।
पढ़ेंगे तब। ये देखो अध्यक्ष देख लो, महाकश्यप, सर्वकामी, सावक, मीर, मोगली, पुत्तिस और वसुमित्र यहाँ पे अध्यक्ष था, और अश्वघोष उपाध्यक्ष। फिर से पढ़ेंगे अपन आगे, कनिष्क पढ़ेंगे ना कुषाण में, वहां भी फिर से आएंगे दोनों। इनकी बुक भी पढ़ेंगे अश्वघोष की तो, ठीक है, वसुमित्र अश्वघोष, ठीक है। बिल्कुल ये टेबल याद रख लेना, ज़्यादा नहीं है, मतलब आपके पढ़ने बैठोगे तो जस्ट दो दो घंटे में आप पूरे 35 पेज में निकल जाओगे, और 3 से 4 बार भी निकल जाओगे ना, तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखो मैंने पहले भी बोला है कि एग्जाम में जितना मतलब पढ़ना ज़रूरी है, जितना याद करना ज़रूरी है, उतना ही वहाँ पे कॉन्फिडेंस का होना भी ज़रूरी है कि हाँ मैंने नहीं छोड़ा कुछ भी, मैंने बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ कवर किया है। तो मैं ये नहीं कह रही कि अगर मतलब राजस्थान मतलब इंडिया हिस्ट्री मतलब इंडिया जीके से अगर 10 क्वेश्चन आए तो आपको 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन तो 100% मिल जाएंगे, और उतना ही फायदा होगा जितनी आप 3 मोटी मोटी बुक पढ़ोगे उसके बराबर ही फायदा होने वाला आपको यहाँ पे। हो सकता है 1 2 क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी उठा के दे दें, तो बिल्कुल आप ये तो कर ही जाना एग्जाम में, ठीक है। तो देखो त्रिपिटक, त्रिपिटक ओबियसली ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से ना, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, और जातक कथाएं सबको पता ही होता है, पूर्व जन्म की कथाएं। हाँ मौर्य साम्राज्य देख लो, मौर्य साम्राज्य जैसे थोड़ी बहुत तो पहले थ्योरी लिखी है, जैसे कि चाणक्य बिल्कुल अर्थशास्त्र बुक लिखी थी जिसमें मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रणाली, वो सब अपने को उनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। हाँ ये देख लेना, बिल्कुल पूछ लेते हैं, मेगस्थनीज किसके दरबार में थे? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में थे, है ना। अ, चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी शासक है ना सेल्यूकस निकेटर, उसके राजदूत थे ये। हाँ ये देख लेना मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, बिल्कुल मैंने कुछ तो हाईलाइट कर दिए हैं, आपको शायद अभी दिख नहीं रही होंगे, लेकिन अब जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ना उसमें आप बिल्कुल देखोगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बिल्कुल हाईलाइटेड मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो तो पढ़ ही लेना, पूरी थ्योरी ना पढ़ो तो वो तो पढ़ ही लेना। वैसे भी फैक्ट फैक्ट ही इंक्लूड किए हैं, का थ्योरी इंक्लूड किया है। 20 पेज में पूरी इंडिया मतलब 20 भी नहीं, 10 से 12 पेज में पूरी इंडिया हिस्ट्री को इंक्लूड मतलब समअप कर रही हो, तो आप सोच ही सकते हो थ्योरी के लिए कहाँ जगह है ना। तो देखो अशोक, हाँ देखो ये बिल्कुल पढ़ लेना, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, बिल्कुल पढ़ लेते हैं, राजतरंगिणी के लेखक या रचयिता तो कल्हण, है ना। ये देख लेना फैक्ट है बिल्कुल, इसके अकॉर्डिंग अशोक ने कश्मीर में वितस्ता उपनाम बिल्कुल पढ़ के आए हैं, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, उसके किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की, ठीक है। पहला शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक, अभिलेख तो बहुत सारे लिखवाए हैं अशोक ने, अपन पढ़ते ही हैं बिल्कुल, जिसमें रुमनदेई, भाबरू, ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं ना, तो थोड़े बहुत देख लेते हैं जो जिनमें स्पेसिफिक है या कुछ फैक्ट हैं जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल वो लिखे हैं। तो देखो सबसे पहला ये कंधार अभिलेख, अपन उसकी लिपि पढ़ते हैं ना, यूनानी, अरामिका, ब्राह्मी, तो ये वाला अभिलेख है ना कंधार अभिलेख, ये दो भिन्न भिन्न लिपियों का प्रयोग करके लिखा गया, यूनानी और अरामिका, तो कंधार लेख इसलिए लिख दिया, कुछ फैक्ट था मतलब जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। ये देखो ये बिल्कुल थ्योरी है, उसकी एकमात्र रानी, पुत्र, ठीक है। हाँ रुमंदेई अभिलेख, ये देखो रुमंदेई अभिलेख से बिल्कुल भूमि की दर घटाने की, भूमि कर की दर घटाने की जानकारी है। भाब्रू अभिलेख, भाब्रू शिलालेख है, बुद्ध ने मतलब त्रिरत्न है ना, बुद्ध धम्म संघ, उनके प्रति आस्था प्रकट करी है भाब्रू शिलालेख में, है ना। हाँ ये देख लेना बिल्कुल, अशोक के जो अभिलेख है निर्माण की प्रेरणा है ना वो ईरानी शासक डेरियस प्रथम से मिली थी। ये बिल्कुल जो अभी 2023 वाला मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें 10 नंबर में दे रखा था कि मतलब अशोक के जो अभिलेख हैं वो डेरियस प्रथम के अभिलेखों से किस प्रकार भिन्न है, तो इसलिए बहुत सारे डिफरेंस है, बट इतना नहीं पढ़ना, जस्ट मतलब किससे प्रेरणा किससे ली गई है, तो ये देख लेना बस डेरियस प्रथम से, ठीक है। हाँ ये देख लो कलिंग युद्ध के पश्चात, ओबियसली अपन बचपन से पढ़ते हैं कलिंग युद्ध, है ना, कितने सारे लोग मारे गए थे, उसके बाद में धम्म पालन करने का निश्चय किया। यहाँ पे धम्म है, धर्म नहीं है, ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं है, धम्म मतलब वही माता पिता की सेवा करना, प्राणी की सेवा करना, वो वाली शिक्षा है सारी धम्म, है ना। तो अपन ये भी नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे कि अशोक के धम्म में क्या दिया गया है, तो वही है मतलब शिक्षा है, माता पिता की सेवा करो, अहिंसा ना करो, ऐसी कुछ शिक्षाएं दी गई हैं, ठीक है। हाँ ये देखो
यहाँ पे 3 गुफाओं का निर्माण, गुहाओं लिख दिया क्या, गुफाओं का निर्माण कराया था सुदामाकरण चौपड़ विश्व झोपड़ी, ठीक है। हाँ, ये उसके पुत्र और पुत्री महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका में धर्म प्रचार करने भेजा, ठीक है। हाँ, ये देख लेना बिल्कुल। फिर तमिल साहित्य, अपन बिल्कुल ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, बट जो का एग्जाम ओरिएंटेड है वो तो देख ही लेते। देखो एक मिनट, तमिल साहित्य में जैसे कि हाँ, संगम साहित्य बिल्कुल तमिल साहित्य से रिलेटेड है। जो भी प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, है ना। ये देख लो, 2 ही लिखे हैं, शिल्पादिकारम और एक वो कहाँ गया, मणि मेखले महाकाव्य। देखो शिल्पादिकारम नामक महाकाव्य की रचना तो इलंगो आदिकल, कैसे याद रखोगे, देखो शिल्पादिकारम, देखो यहाँ पे भी शिल्पादिकारम आ रहा है, वहाँ पे इलंगो आदिकल, देखो सेम सेम है। यहाँ पे पादिकारम, यहाँ पे आदिकल, इलंगो आदिकल, ऐसे याद रह जाएगा बिल्कुल। बाई चांस पूछ ले, शायद, मेरे को नहीं लगता अभी तक आया है, इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा भी नहीं है। लेकिन जैसे आर एस प्री हो, मेंस हो, तो हमेशा ये 2-3 फैक्ट तो याद करते ही हैं, तो ओबियसली जो मेन फैक्ट हैं वो ही उठाए हैं, है ना। तो शिल्पादिकारम, ओबियसली लंगो आदिकल। और यहाँ पे देखो मणि मेखली, मणि, मणि मिल गई तो क्या हुआ, मणि मतलब भले ही मणि मिल गई हो लेकिन शीतल ही रहना है, शीतले सतनार। मणि मेखले महाकाव्य की रचना शीतले सतनार, ठीक है। 2 तो देख ही लेना। और चलते हैं बिल्कुल, कुषाण वंश देख लें। कुषाण वंश में वही अपने आगे फिर से कनिष्क, जिसके टाइम वो 4th बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में, अपने पढ़ा है। उसके जो मतलब वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे, वो मतलब वसुमित्र और अश्वघोष, ठीक है। तो वही वापिस से पढ़ने वाले हैं एक तो, ठीक है। तो कुषाण वंश, वही कनिष्क। तो देखो एक तो कनिष्क ने मतलब 78वीं ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया, बिल्कुल एक तो इम्पोर्टेंट फैक्ट यही हो गया, 78वीं सदी में मतलब शक संवत प्रारंभ किया। अब कनिष्क के दरबार में वही आ गए अश्वघोष और वसुमित्र, ओबियसली इन्हीं के टाइम तो मतलब चौथी जो बौद्ध संगीति है प्रथम शताब्दी में, वो कनिष्क के टाइम में भी थी, और ये उस टाइम उसके अध्यक्ष थे, ये उपाध्यक्ष थे, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, चरक इनके मतलब प्रसिद्ध चिकित्सक है ना, चरक, जिसने चरक संहिता लिखी। अपन 2 पढ़ेंगे बिल्कुल, एक चरक एक सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता। चरक थे ये मतलब चिकित्सक थे, और जो सुश्रुत हैं वो जो शल्य चिकित्सा करते हैं ना, शल्य चिकित्सक थे। तो ये हो गए सारे। अब ये आगे तो वही लिखा है बिल्कुल, अपन 2-3 बार बोल चुके हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई, कनिष्क के दरबारी कवि, हाँ अश्वघोष, मैंने बताया था ना अश्वघोष की बुक एक तो शायद यहाँ पे दे रखी है, और 2-3 आगे मतलब लेंगे। बुद्धचरित, अशोक अश्वघोष ने संस्कृत भाषा में बुद्ध की जीवनी बुद्धचरित की रचना की, ठीक है। अब गुप्त देख लेते हैं। गुप्त में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त ओबियसली इस टाइम गुप्त संवत, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। हाँ, समुद्रगुप्त देख लेना, समुद्रगुप्त, इसके 1-2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कविराज के नाम से भी जाना जाता है, वीणा बजाने में निपुण थे, बिल्कुल अपन बचपन में ही वो बुक में पढ़ते थे ना कि कैसे पता चलता है कि वो वीणा बजाने में निपुण थे, तो उनके सिक्कों पर उनकी जो वीणा बजाती हुई तस्वीर को देखते हुए, बिल्कुल आज वो फैक्ट, आज भी वो फैक्ट याद है। तो बिल्कुल अपन बचपन से ही पढ़ रहे हैं ना, ये तो वीणा बजाने में निपुण थे, है ना। कुछ सिक्कों पर, हाँ ये लिख ही दिया, कुछ सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है ना। प्रयाग प्रशस्ति, बिल्कुल प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्त, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की विजयों पर प्रकाश डालती है। रचना समुद्रगुप्त के, हाँ ये देख लेना, हरिशेन, रचना समुद्रगुप्त, हाँ प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन, ये वाला सा आएगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत देख लेना प्लीज, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक, वैसे मैंने ज्यादातर कर दिए हैं। ये जो ज्यादा मतलब वो रखे ना डार्क डार्क, इन सब सै को चेंज करा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्त से, और इसकी रचना किसने करी थी, उनके दरबारी कवि व मंत्री हरिशेन ने, संस्कृत भाषा में। तो प्रयाग प्रशस्ति बिल्कुल ध्यान में रख लेना। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, है ना, इन्होंने विक्रम संवत 58वीं ईस्वा पूर्व है, ठीक है, इन्होंने विक्रम संवत, ठीक है।
देख लेते हैं बिल्कुल आगे। हाँ ये देख लो, चित्रकला में अपन 3 गुफाएं पढ़ते ही हैं, अजंता, एलोरा, बाघ। इसमें अजंता एलोरा है, ये महाराष्ट्र में है। बाघ है ये एमपी में है। अजंता में 29 गुफा हैं, एलोरा में 34 हैं, और यहाँ पे 9 गुफा, ये रही 9 गुफाएं हैं, ठीक है। और जो अजंता है, अजंता और बाघ है वो देखो यहाँ पे लिख रखा, गुप्तकालीन चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण अजंता व बाघ की गुफाओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ये एलोरा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट जो वंश था उसकी ज्यादा रचनाएं हैं इसमें, ठीक है। तो ये होगी। तो हाँ, ये गुप्तकालीन साहित्य, ये देख लेना प्लीज, यहाँ से सीधे सीधे पूछ लेते हैं। कुछ तो आपको याद ही होंगी, मतलब कुछ नए फैक्ट नहीं लिखे हैं, बिल्कुल जो कॉमन है ना वो ही इंक्लूड किए हैं। अब एक के चक्कर में अपन, मतलब ऐसे मत तो करना कि मतलब पता नहीं मैम ने तो थोड़ा सा मैटर दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो बिल्कुल इसमें बहुत अच्छे से पढ़ता हूँ, ऐसे मत करने बैठ जाना है लास्ट टाइम में, कहीं पता चला कि उसको रिवाइज ही नहीं कर पाए, वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन हो, वो इससे अच्छा मतलब इनको ही पढ़ लेना। 10, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब उस एक क्वेश्चन के चक्कर में ज़्यादा बुकों के पीछे मत दौड़ना, 10 दिन ही तो बचे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाले तो देख ही लेना, बिल्कुल सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, बहुत सारे तो आपको याद ही होंगे, अष्टाध्यायी पाणिनि जैसे पंचतंत्र विष्णु शर्मा, ऐसे तो कॉमन कॉमन याद ही होंगे, ज्ञान शाकुंतलम कालिदास, ये तो याद ही अपने को, ठीक है। तो कुछ कुछ देख लेना, मर्चकटिकम सुद्रम सुद्रक, ये इधर वाले लेखक है, ये बुक्स है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। कालिदास की रचनाएं भी देख लेते हैं। कालिदास जैसे महाकाव्य इसने कुमार संभव, रघुवंशम, दोनों भगवान राम को डेडिकेटेड हैं, ठीक है। ऐसे ही खंड काव्य मेघदूत, ऋतुसंहार, वही जैसे मतलब ऐसे मतलब जैसे बारिश के टाइम में विरह की कथा उस पे बेस्ड है दोनों, है ना, मेघदूत, ऋतुसंहार। ये इसके नाटक है, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। धार्मिक साहित्य भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट दिखा, वो फैक्ट उठाए हैं। पुराण का मतलब जैसे प्राचीन, कुल 18 पुराण है ना, 18 पुराण है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रचना लोमहर्ष और उग्रसर्वा, इन दोनों ने की थी। रामायण महर्षि वाल्मीकि, है ना, ठीक है। पुराण महाभारत का संकलन वेद व्यास, ठीक है। बहुत मतलब कई की तो बिल्कुल आपको 10-20% तो आपको ऐसे ही याद होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी 20% तो ऐसे ही याद होगा, थोड़ा बहुत है जो एक दो बार पढ़ लोगे तो 100% याद हो जाएगा, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता, ओबियसली श्रीमद् भगवत गीता है, वो महाभारत के विषम पर्व, छठा अध्याय, जो महाभारत उसके 18 पर्व है ना, तो 18 पर्व में से जो छठा पर्व है ना विषम पर्व, उसमें श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है। हाँ बिल्कुल, आगे जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है वही लिख रखे हैं सारे, देखो। चीनी यात्री, चीनी यात्री ह्वेनसांग, कई बार पूछ लेते हैं, हर्ष के दरबार में थे, है ना। तो आप सोचोगे कि बिल्कुल अपन महाभारत रामायण पढ़ते पढ़ते यहाँ कैसे आ गए, तो सारे जब मतलब दिमाग में ऐसा था कि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इंक्लूड करने हैं, क्या फर्क पड़ता है पूरी कहानी जुड़े ना जुड़े, एग्जाम में क्वेश्चन से ही होने चाहिए, ठीक है। तो देखो अब देख लो, एहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति बिल्कुल देख लेना। एहोल प्रशस्ति की रचना तो देखो, रवि कीर्ति, जो पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि है ना, रवि कीर्ति, उनके द्वारा रचित है। और इसमें पुलकेशन क्या मेंशन है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, ठीक है। हाँ अब देख लो रथ मंदिर जो दक्षिण में रथ मंदिर मिलते हैं ना, जो एक कासम पत्थर को काट के बनाते हैं ना, जो 7 रथ मंदिर हैं जिनको सब पेगोड़ा बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड है? रथ मंदिर, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखी रथ मंदिर के ऊपर, लेकिन किससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हैं ना, तो पल्लव वंश से, ठीक है। और द्रविड़ मंदिर शैली, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, द्रविड़ मंदिर शैली का आरंभ पल्लव वंश से माना जाता है, ठीक है। अब पल्लव वंश में वो 4 नंदीवर्मन प्रथम, नंदीवर्मन सेकंड, उतना नहीं पढ़ रहे अपन, लेकिन मैन मैन फैक्ट तो सारे ले ही लिए। तो द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लव वंश से माना जाता है, ठीक है। चोल, चोल में देख लो, चोल एक तो सबसे पहले चोल में नटराज की मूर्ति है ना, वो इनकी प्रमुख विशेषता है, नटराज की मूर्ति किसकी विशेषता है? चोलों की। और ये देख लो बिल्कुल करंट का है, जो अभी सेंगोल रखा है ना, अब इस बार अपने जो नवनिर्मित संसद भवन है वहाँ पे जो सेंगोल रखा है ना, वो ऐसे ऐसे
धातु की ऐसी छड़ी सी है, वो पिछले आपने देखा होगा, उस टाइम बहुत करंट में रही थी, है ना, करंट में था मतलब। तो वो चोल वंश से संबंधित है, चेंगोल चोल वंश से संबंधित है। और बिल्कुल लिख दिया है कि हाल ही में नवनिर्मित संसद भवन में रखा गया है, और ये सत्ता और अधिकार के हस्तांतरण का प्रतीक है। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम मतलब नेहरू जी को ट्रांसफ़र हुआ था, और अभी मतलब इनको फिर से मतलब सेंगोल को फिर से अपने जो नवनिर्मित संसद भवन है उसमें रखा गया है। ये देख लो, उत्तर मेरूर अभिलेख बिल्कुल देख लेना। उत्तर मेरूर अभिलेख चोल प्रशासन में स्थानीय स्वशासन की जानकारी देने वाला है। ये उत्तर मेरूर अभिलेख स्थानीय स्वशासन की जानकारी देता है। चोल प्रशासन मतलब चोल प्रशासन में स्थानीय शासन की जानकारी, ठीक है। प्राचीन साहित्य ज़्यादा नहीं लिखे, बट ये तो देख लेना। प्राचीन साहित्य जैसे कि वही राजशेखर राजशेखर की बुक हो गई, कर्पूर मंजरी, विशाल भंजी का काव्य में मानसा, बाल रामायण, बाल भारत, है ना, ये वाली। और ऐसे ही जो हाल हाल की गाथा सप्तशती। मतलब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कोई भी फैक्ट ऐसा नहीं डाला कि यार मेरे को तो नहीं याद बट इसमें डाल दूं। बिल्कुल वही फैक्ट डाले हैं जो मेरे को कंठस्थ हैं और मैंने पढ़े हैं, और उसी के बेसिस पे मैंने एग्जाम क्लियर किए हैं। तो आपके भी वो इसीलिए डाल दिए कि मेरे हो गए तो आपके भी हो जाएंगे। तो एक विश्वास मान के, मतलब विश्वास करके एक बार ये फैक्ट तो आप कर ही लेना, मतलब ठीक है। अब ये और भी देख लेना जो भी मेरे को, मतलब यही होता है कि एंसेंट से मतलब कोई मतलब बुक ही पूछ लें, उसका वो लेखक ही पूछ लें, और तो क्या क्वेश्चन बनता है एंसेंट में, ज़्यादा अपने पढ़ा भी कितना सा है, ठीक है। तो ये देख लेना। अश्वघोष तो देखो वही आ गया, अश्वघोष वही कनिष्क के दरबार वाला जो चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष, जिन्होंने बुद्धचरित बुक लिखी है ना, वही देख लो। ये रही बुद्धचरित, सोदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, है ना, वही है बिल्कुल। माघ आपको पता ही है, शिशुपाल वध अपने जालोर की तो है, ठीक है। माघ शिशुपाल वध। और ये हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका, बाणभट्ट, बाणभट्ट इनके हर्षवर्धन के दरबार में थे बाणभट्ट। तो ऑब्वियसली हर्षचरित, कादम्बरी, दंडी, दंडी को तो देखो, दंडी के कैसे याद करेंगे, देखो सारों में दया आ रहा है, काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी। तो दंडी के तो ऐसे याद रह जाएंगे, काव्यादर्श, 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी। विल्हण का तो मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था, विक्रमादेव चरित, ऐसे कलहण, हाँ सॉरी विल्हण नहीं आया था स्टार्टिंग में, कलहण आया था जिसकी राज तरंगिणी थी, वैसे विल्हण विक्रमादेव चरित। कुछ कुछ याद होंगे आपको, एक दो बार और पढ़ोगे ये भी बिल्कुल दिमाग में रह जाएंगे। ज़्यादा मतलब सोचा मत क्या करो, कोई ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल मेरे को तो कंठस्थ करके जाना है एग्जाम में, कुछ भी नहीं लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे कि 7 ऑथर लिखो, एंसेंट टाइम के उनकी बुक्स लिखो। उस टाइम तो बिल्कुल मतलब कंठस्थ करके जाना पड़े, वहाँ तो आपको सामने ऑप्शन दिखने वाले हैं, तो आप कर दोगे। मतलब 2-3 बार पढ़ा हुआ होता है तो हो जाता है। होता तो तब नहीं है जब एक बार पढ़ें और कॉन्फिडेंस हो ना, मतलब नहीं हो, तब क्वेश्चन गलत होते हैं। अगर आपका 2-3 बार भी पढ़ा हुआ हो तो ऑप्शन देख के बिल्कुल दिमाग में स्ट्राइक हो जाता है। तो देखो आगे कर लेते हैं अपन। गुणाढ्य व्रत कथा और क्षमेंद्र की व्रत कथा मंजरी, बस हो गई। हाँ बस थोड़ा सा ये और देख लो। भक्ति संत बिल्कुल थोड़ा सा समझने का है, मैं जस्ट आपको 2-3 मिनट में करवा देती हूँ ये, है ना। क्वेश्चन भी बनता है, बन सकता है, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं मतलब, है ना। तो देखो भक्ति संत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में पल्लव वंश के समय हुई थी। पल्लव वंश अपने पढ़ ही लिया। रथ मंदिर किससे संबंधित है, पल्लव वंश से। जो द्रविड़ मंदिर शैली है उसकी निर्माण कब से स्टार्ट हुआ था, पल्लव वंश से। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत में पल्लव वंश से, है ना। तो ये वही है, पल्लव वंश के समय भी। नेतृत्व, नेतृत्व किसने किया, देखो ये दो हैं, नयनार अलवार। नयनार है वो शैव संत है, संख्या उनकी 63। ऐसी अलवार है वो वैष्णव संत है, संख्या 12, है ना। तो ये पूछ लेते हैं, जैसे पूछ सकते हैं तेवरम। तेवरम क्या है, जो नयनार संतों के भक्ति गीतों का संकलन। देखो नयनार
शिव संत हैं, मतलब भगवान शिव को मानते हैं। अलवार वैष्णव संत मतलब भगवान विष्णु को मानते हैं। तो देखो नयनार शिव संत, तो देखो जैसे भगवान शिव की क्या होती है, थर्ड आंख, तेवर। तो ओबियसली उनके जो गीतों का संकलन है वो तेवरम। ऐसे याद रह जाएगा, थोड़ी सी ट्रिक बना के याद करोगे ना तो जस्ट एक बार पढ़ लोगे तो ही एनफ है। दूसरे एक बार पढ़ लो और दूसरी बार पढ़ लोगे तो 100% बिल्कुल एग्जाम में सही कर सकते हो आप। अंडाल, ये मतलब जो वैष्णव संत थी, वैष्णव संत, वैष्णव महिला संत, ठीक है। तो दक्षिण की मीरा, मीरा भी कहा जाता है इनको, अंडाल, है ना। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य पढ़ते हैं अपन, राजस्थान आर्ट कल्चर में पढ़ते हैं, है ना। शंकराचार्य अद्वैतवाद के समर्थक, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय रामानंद, रामानंद जी हैं। वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लेके आए, तो हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले प्रथम भी यही थे, रामानंद। इनके 12 शिष्य, जो भी अपन पढ़ते हैं ना अपने राजस्थान में, दादू दयाल, पिप्पा, धन्ना, कबीर, रेदास, ये सारे इनके शिष्य थे। इनके 12 शिष्य हैं, ठीक है। तो रामानंद जी हो ही गए। बिल्कुल। तुलसीदास ने अवधि मेरा रामचरितमानस की रचना की है। सूरदास, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ठीक है, याद ही होंगे आपको सूरदास जी की तीनों बुकें, ठीक है। कबीर, ये वो वाला सा होगा, ठीक है। कबीर का पालन पोषण वही बनारस के जुलाहा बुनकर परिवार में। गुरु वही देखो रामानंद, ठीक है। शिक्षाएं देख लेना, बिज्जक नाम से संग्रहित की गई हैं कबीर जी की, ठीक है, बिज्जक। सिख, थोड़ा सा सिख देख लें, तो सिख में गुरु नानक अपने बचपन से पढ़ते आए हैं, थोड़ा सा और देख लेना। वही 1449 में तलवंडी, जो भी पाकिस्तान में है, वहाँ पे जन्म, है ना। वर्तमान में से नानकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु अंगद, जिन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू की, गुरुमुखी लिपि का विकास किया। गुरु अंगद जी ने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। जो गुरु नानक की वाणी है ना, गुरुवाणी, वो इस गुरुमुखी लिपि में ही लिपिबद्ध है, ठीक है। तो गुरुवाणी इसी में लिपिबद्ध है। गुरु गोविंद सिंह देख लेना थोड़ा सा, अंतिम और 10वें गुरु, ठीक है। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ, 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की। तो आगे चलते हैं। शंकर देव, जो आपको दिख तो रहा है ना, ये छोटा ना हो जाए ज्यादा, ये देख लो। शंकर देव, असम में भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकर देव ने की। जो मतलब जो कीर्तन सहित जो भगवान का कीर्तन करते हुए पूजा करते हैं ना, जो कीर्तन करते हुए मतलब भक्ति करते हैं, उसकी शुरुआत की थी इन्होंने। तो इनकी जो काव्य रचना है उसका नाम भी है कीर्तन घोष, शंकर देव, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना भारत में, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल जो इम्पोर्टेंट है वो ही लिखा है बस। चाहे सूफी सिलसिले विकसित हुए, है ना, तो उसमें चिश्ती सिलसिला थोड़ा सा देख लेना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन द्वारा अजमेर में, और इनके प्रमुख संत वही बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया वगैरह, ठीक है। तो इतना हो गया अपना, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। 2-3 पेज मिडाइवल के लिए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न है, जस्ट एक क्लास और होगी और अपना हो जाएगा मैटर। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, बस जितना दे रही हूँ उतना एक बार करके देख लो, ठीक है। चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।